हमने ये मान लिया कि एक बॉडी है, अब वो ज़मीन पर रखी हुई है और ज़मीन से उसको फेंका जा रहा है एक एंगल बनाते हुए। पहला जो टॉपिक करा था उसमें क्या था कि हम एक हाइट पर खड़े हुए थे और उस हाइट से हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैसे होता है? जैसे बंदूक से गोली चलाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अच्छा, और एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होता है कि हम ज़मीन पर खड़े हुए हैं, जैसे हमने किसी बॉल को ऐसे फेंक दिया हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। या जेवलिन फेंका हो, भाला फेंका हो, तो उसको हमेशा एक एंगल पर फेंका जाता है। So suppose a body is projected with initial velocity u making an angle theta with the horizontal. The velocity u has two rectangular components. First है the horizontal component u cos theta which remains constant throughout the motion. और second है the vertical component u sin theta which changes with time under the effect of gravity. This component first decreases, becomes zero at the highest point A, after which it again increases till the projectile hits the ground. तो जो इसका डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम एक बार बना रहा हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे। हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लेनी है यहाँ पर। ये वाई एक्सिस हो गई और यहाँ होगी एक्स एक्सिस। अब हमने इसको ओरिजिन बोला, तो ओरिजिन मतलब क्या है कि हमने यहाँ से एक बॉल को लिया और बॉल को ऐसे एंगुलर प्रोजेक्शन कर दिया, मतलब एक एंगल पर हमने उसको फेंक दिया। तो अब जो बॉल है वो बॉल ये पाथ फॉलो करेगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जो इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी अगर इस इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन निकाली जाए तो यहाँ पर एक्चुअली ये पूरा पाथ जो है ये कर्व पाथ है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जब भी कभी मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी होती है कर्व पाथ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, तो आप किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं वहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया u, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब हम ये कहेंगे कि इनिशियली इस पॉइंट पर ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रही है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रही है थीटा। तो आप ये देखिए कि किसी भी चीज़ को अगर मैंने लिया और ऐसे एक एंगल पर फेंक दिया तो भाई वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी वो चीज़, और वर्टिकल डिस्टेंस भी, मतलब थोड़ा ऊंचाई पर भी जाएगी वो चीज़। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है और वो वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी टेकन एज u cos थीटा। हमें मालूम है कि जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है वो cos वाला कंपोनेंट होता है, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर वाला दैट इज u sin थीटा। तो जो इससे पहले वाला हमने टॉपिक करा था और जो ये वाला टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक में अंतर बस इतना है कि वहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को u लिया था, ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली ही प्रोजेक्ट करवा रहे थे और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि वर्टिकली हमने कुछ करवाया ही नहीं था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर हम एक एंगल पर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली है दैट विल बी u sin थीटा और हॉरिजॉन्टल वाली u cos थीटा। u cos थीटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेम रहने वाली है। जो हमने लास्ट टाइम करा था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, उसमें ये होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती है। और किस तरह से चेंज होती है? जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर 2 मेंशन करा है, ये जो ग्राफ है इससे पहले, द वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा विच चेंजेस विद टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, चेंजेस विद टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है? यहाँ पर आप ये देखिएगा, वर्टिकल वेलोसिटी जब यहाँ से फेंका गया किसी चीज़ को तो वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे जब वो टॉप पॉइंट पर पहुँची तो अब यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो और फर्दर ऊपर नहीं जा रही है, वो नीचे आएगी। तो धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी जब ऊपर गई तो डिक्रीज हुई, ठीक है, यहाँ पर पहुँच जीरो हो गई, और फिर धीरे धीरे यहाँ नीचे आते आते वो मैक्सिमम हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। आप किसी भी बॉल को अगर लेंगे और किसी बॉल को नीचे से आप ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, और आपने कुछ ऐसे फेंका कि वो 7वें फ्लोर की बालकनी तक पहुंच पा रही है, बस आपको पहले से पता था मुझे इतनी फोर्स लगानी है। यहाँ बालकनी में मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मैंने बालकनी में अपना हाथ लगा दिया ऐसे उस बॉल के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे हल्की सी बॉल छूकर और फिर नीचे गिर गई।
और वहीं अगर कोई बंदा नीचे खड़ा हुआ है और गलती से उसके सर पर पड़ गई वो बॉल, तो उसको पता चल जाएगा, दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो जब वो नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है। ऐसे ही जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो मैं जब ऊपर खड़ा हुआ था वो 7th फ्लोर पर पहले से ही प्रोजेक्टेड इस तरह से थी, इस तरह से फेंकी गई थी, फिर 7वें फ्लोर से ऊपर वो जाएगी ही नहीं। 7वें फ्लोर पर मैं खड़ा हुआ था, मैंने ऐसे हाथ लगाया तो उसकी वेलोसिटी ही ज़ीरो थी वहाँ पर, तो वो चोट क्या मारेगी? चोट तो कुछ लगी ही नहीं। तो ऐसा लगेगा कि हल्के से किसी ने छुआ और वो नीचे गिर गई वापस। तो हम ये कहेंगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बार बार चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन द सेम। अच्छा, इसका कोई रूल नहीं है, ये अजम्पशन है, ठीक है। वर्टिकल को तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से वो चेंज हो रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल का कोई रूल नहीं है। हॉरिजॉन्टल एक अजम्पशन है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक। तो हम सारे के सारे वही पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में करा था। तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ से एक बॉडी को फेंका और मैंने कहा कि चलिए इस इंस्टेंट पर इसकी जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं रेंज निकालना चाहूँ, मैं वर्टिकल वेलोसिटी निकालना चाहूँ, मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ, तो वो सारी चीज़ें हमको अगर कैलकुलेट करनी है तो हमने माना ये बॉडी इस पॉइंट पर पहुँच गई। अब क्या होगा? इस पॉइंट को आप बोल दीजिए बेटा P, इस पॉइंट को बोल दीजिए P, और जब किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स की बात जरूर करते हैं। तो मैंने P पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी y, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है y, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज व्हाट? x, ये x हो गया। फिर मैंने कहा कि इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखी जाए तो भाई ये ऐसे होगी, जिस भी पॉइंट पर निकालेंगे उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी। इनिशियल पॉइंट था इसलिए इसको u बोला था, u इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी और v इज फॉर फाइनल वेलोसिटी। फिर इसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज vx और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज vy, और मान लिया कि ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रही है बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। तो मैक्सिमम हाइट को हम बोलेंगे h और सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे m, m इज फॉर मैक्सिमम, h इज फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जितना उसने मैक्सिमम ट्रैवल करा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको r बोल देते हैं। ये r हो गया। और इस पॉइंट पर जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, कोई भी बॉल जो हमने फेंकी है वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, चलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी की बाद में बात करेंगे, ठीक है। हालांकि इसके कंपोनेंट्स स्प्लिट करके दिखाए गए हैं, इस पॉइंट की बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। अभी डायग्राम में दोबारा आऊँगा मैं। अच्छा देखिएगा, अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अबव टू कंपोनेंट्स द बॉडी फॉलोज द पैराबोलिक पाथ OAB एज शोन इन फिगर। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि किसी भी बॉल को लेंगे और एंगुलरली ऐसे फेंक देंगे तो वो इस तरीके का एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे हमने पिछली बार करा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस में कि हमने ये प्रूव करा था कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ जो है, दैट इज़ अ पैराबोला। तो वो कैसे प्रूव करा था? उसमें एक कंपोनेंट जो है y और x में से, जैसे दो वेरिएबल हैं x और y, तो दोनों में से एक का तो स्क्वायर हो जाना चाहिए और एक नॉर्मल रहना चाहिए। जैसे याद करिए तो पिछली बार वाला जो हमने डेरिवेशन था उसमें y इज इक्वल टू kx स्क्वायर आया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आनी चाहिए, तो 2 आ जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है, ठीक है। तो हमें ये पूछा जाता है कि आप ये बताइएगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो पाथ होती है, दैट पाथ इज अ पैराबोला, ये शो करने के लिए आएगा। तो वही काम इसमें भी करेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्शन वाले में। सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट Pxy आफ्टर टाइम t, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे थे, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 44 पर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन टाइम t। हमने क्या माना कि हमने मान लिया कि टाइम t में बॉडी को जो यहाँ से प्रोजेक्ट करा गया है वो चलती चलती इस पॉइंट पर पहुँच गई। कितने टाइम में? टाइम t में। ठीक है, तो टाइम t में वो यहाँ तक आ गई, तो यहाँ तक आने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? x। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal distance is equal to horizontal speed, speed into time होता है, तो horizontal speed into time। अच्छा, अब क्या होगा? horizontal speed बोलो या velocity बोलो, एक ही बात है। horizontal distance कितना है? x है, तो x is equal to हमारी जो horizontal speed थी या horizontal velocity थी कितनी थी? u cos थीटा। ठीक है, तो u cos थीटा इंटू टाइम टेकन को मैंने t मान लिया, t ही माना था कि t टाइम में हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से मुझे क्या करना है? यहाँ से मुझे t निकालना है, तो t की वैल्यू क्या हो गई? x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा, ये हो गई t की वैल्यू। यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। और जब इस टॉपिक को आप करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, तो इसके साथ इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के साथ साथ करेंगे आप। दोनों टॉपिक्स को साथ साथ करोगे तो आपको लगेगा कि आपने करा तो एक ही टॉपिक है और दोनों टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका है। उसमें भी आप अगर देखेंगे कंपेयर करके अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सबसे पहले मैंने टाइम ही निकाला था। वहाँ पर टाइम सिंपली एक्स अपॉन यू आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है जिस एंगल पर उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, फॉर वर्टिकल मोशन u इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब मैं वर्टिकल मोशन की बात करता हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ? सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल रहा हूँ। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, जिससे ये प्रूव हो सके कि जो पाथ होता है वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ ही होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वर्टिकल मोशन के लिए, और वर्टिकल मोशन और वर्टिकल मोशन u इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू माइनस जी। हम ये मानकर चलते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा मोशन स्टार्ट हुआ वहाँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी मैं वो लेकर चलूँगा। तो हमने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका है, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि जब नीचे से ऊपर जा रही है तो भाई बॉडी तो ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो उस केस में ए की वैल्यू माइनस जी लेते हैं। अपवर्ड मोशन में ए की वैल्यू माइनस जी, डाउनवर्ड मोशन में ए की वैल्यू प्लस जी। ठीक है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, a हो गया माइनस जी। अच्छा, और इसके बाद फिर वही टाइम t की बात कर रहे हैं। टाइम t जो है वो क्या निकाला हमने? x अपॉन यू कॉस थीटा, वो हम निकाल चुके हैं, x अपॉन यू कॉस थीटा। और जो डिस्टेंस है s, ये हो गया y। तो जरा देखना वही चार वेरिएबल आ गए, कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ? सेकंड, s u a t, तो सेकंड इक्वेशन आई। वर्टिकल मोशन मैंने इसीलिए अंडरलाइन करके पहले लिखा है कि यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे, और जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में सिंपल एक फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, तो बाई सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। तो भाई s क्या है? y। s क्या है? वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल करा पॉइंट p तक आने में? वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? y है ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा y हो गया। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब ये समझाने के लिए लिखा गया है इसमें, ये मत सोचना u से u काट दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये मत करना। तो वर्टिकल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन थीटा। ठीक, तो u की जगह आप लिखेंगे u साइन थीटा, t की जगह लिखेंगे x अपॉन u कॉस थीटा प्लस हाफ, a की जगह लिखेंगे माइनस जी, a की जगह माइनस जी, और t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ u से u कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा।
तो y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स और माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स और माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब आप ये देख लीजिए कि जिस एंगल पर मैंने उसको प्रोजेक्ट करा है वो एंगल तो फिक्स है ना, मुझे पता है कि मैंने कितने एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करा है, तो tan थीटा एक कांस्टेंट हो गया। जी की वैल्यू हमेशा 9.8 रहती है, दैट इज ऑल्सो फिक्स। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है कितनी वेलोसिटी पर हमने प्रोजेक्ट करा है, वो भी फिक्स। और थीटा फिक्स तो कॉस थीटा भी फिक्स। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। तो हमने इन कांस्टेंट्स को मान लिया, एक को मान लिया p तो px और एक को मान लिया q तो px माइनस qx स्क्वायर। ठीक है, मुझे यही शो करना था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम ये कहेंगे कि thus y is a quadratic function of x, hence the trajectory of a projectile is a parabola। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि y आया था उधर भी और इस तरफ एक्स स्क्वायर आया था, वो एक्स वाली एक टर्म आ गई, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर भी आता है, एक्स भी आता है, कांस्टेंट टर्म भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोला हो गया, उसका पाथ जो है वो एक पैराबोला हो गया। तो प्रैक्टिकली हमको डायग्राम में दिखाई देता है ऐसे, लेकिन उसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये टॉपिक हो गया। इसी में अगला टॉपिक है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है? ये टॉपिक पहले वाले से अलग है, क्योंकि उसमें हमने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हम खुद ही एक हाइट पर खड़े हुए थे। तो अब देखना टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में, जिस बॉल को मैंने फेंका उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में आप देखिएगा, इसमें मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा। लेट Tm बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट Hm। मैक्सिमम हाइट Hm तक पहुंचने के लिए उसको मान लीजिए तो उसको टाइम कितना लगता है, Tm लगता है टाइम। चलिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द highest point u is equal to 0। so v is equal to 0 लिखना, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, v is equal to 0। अच्छा, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वर्टिकल की बात कर रहे हैं, कितनी थी? u sin थीटा। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बता रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे वर्टिकल मोशन ही स्टडी करना पड़ेगा फिर से। तो अब आप ये देखिएगा कि ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, और जब मैंने इसको फेंका तो उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा थी, और मैंने फेंका इसको नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन को मैं कितना लूँगा? ए को बताओ, जी या माइनस जी? माइनस जी। ठीक है, और जो टाइम है वो मेरे को निकालना है, टी इज इक्वल टू टी एम। तो दिस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि एक तरह से u है मेरे पास, v u a t, कौन सी इक्वेशन यूज़ करो? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पर ये फर्स्ट इक्वेशन ही यूज़ करी गई है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, इधर कर रहा हूँ इस तरफ, ये नीचे का पोर्शन उठाकर। पेज नंबर 44 पर बिल्कुल नीचे है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और 45 के ऊपर हमने क्या करा, जैसे ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप ये देखिए, v तो हमें पता है कि 0 है, और u कितना है? u साइन थीटा। ठीक है, और प्लस a कितना है? माइनस जी, और t कितना है? Tm। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या निकालना चाहता हूँ? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब उस बॉल को
मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो माइनस जी टी एम है, इसको इस तरफ ले आओ तो प्लस का जी टी एम हो जाएगा इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और फिर आप क्या करिए, जी को नीचे ले जाइए तो यू साइन थीटा अपॉन जी टी एम, यानी कि टाइम ऑफ रीचिंग एट द मैक्सिमम हाइट, टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी। ठीक है, क्लियर। चलिए जी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। जो शुरुआत में x निकाला था, सॉरी t निकाला था, x अपॉन यू कॉस थीटा, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, जैसे कि नोट्स में लिखा हो। उसके बाद देखिए जी, अगला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पिछले वाले टॉपिक में भी करा था। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि जिस बॉल को मैंने फेंका वो हवा में कितनी देर तक रहती है। तो जब तक वो यहाँ पर नहीं आकर गिर जाती तब तक वो हवा में ही रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने वाला टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, तो जरा इसमें देखिए, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज़ प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड बार बार जो शब्द यूज़ करा जा रहा है, प्रोजेक्टेड मतलब थ्रोन। ठीक है, उसको जो फेंका जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज़ प्रोजेक्टेड टिल इट रीचेज अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। कब तक? जब तक वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती, हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पर। द बॉडी रीचेज द पॉइंट बी आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। तो इसको ए बोला और इस पॉइंट को बी बोला। वो बोल रहे हैं कि इस दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम को हमने बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ। हम इस पर भी वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे। इसमें भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वर्टिकल मोशन कंसिडर करना। और वर्टिकल मोशन सर वर्टिकली क्यों करेंगे? वर्टिकल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक आने का हमारे पास ये u cos थीटा, ये तो हमारे पास चलिए वेलोसिटी तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ से जाकर यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास अभी डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस को मैंने टर्म दे दिया r, वो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, अगर इस डिस्टेंस को मैं पहले कैलकुलेट कर लूँ तो फिर मैं ये हॉरिजॉन्टल मोशन से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखा दूँगा आपको। ठीक है, पहले वर्टिकल से करेंगे। तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास सारी टर्म्स मिल जाएगी, आसानी से हम कर सकते हैं। वर्टिकल मोशन में क्या है, देखिए, जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूँ तो भाई यहाँ से लेकर और बॉडी यहाँ तक आ गई, तो यानी कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता दो बस। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है मालूम है, लेकिन वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी वो बिल्कुल ग्राउंड पर पड़ी हुई थी और इस पॉइंट पर भी वो ग्राउंड पर पड़ी हुई है, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। ठीक है, तो फॉर वर्टिकल मोशन s इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अच्छा, जिस टाइम फेंका गया था उसको तब नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा गया था, तो उस टाइम a की वैल्यू क्या होती है? माइनस जी। तो a की वैल्यू क्या हो गई? माइनस जी। यहाँ तक समझ गए? a की वैल्यू माइनस जी हो गई। इसके बाद जो है, अब आपको क्या करना है, s इज इक्वल टू 0 हो गया, a की वैल्यू माइनस जी हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी u है दैट इज u साइन थीटा। s u a और t निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा टाइम जो है उसको तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ही मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर s u a t मेरे पास है, तो अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे मोशन की, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 0। u कितना है? u साइन थीटा। टाइम कितना लिया? पूरा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ प्लस हाफ ए कितना? माइनस जी, और टी अगेन टी एफ स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस जी बाई टू टी एफ स्क्वायर। इधर आकर कितना हो जाएगा? या एक काम करिएगा, पहले ऐसे ही लिखो, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू
टी एफ, एक टी एफ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, अब आप ये देखिएगा कि ये टी एफ कॉमन ले लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप ये देखिए कि कभी भी कोई भी टर्म अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू जीरो और दिस ब्रैकेट और दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो, जो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो टी एफ तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाइम कुछ लगा ही ना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका जीरो ही हो। तो टी एफ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, टी एफ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ जाए तो ये ब्रैकेट ही जीरो के बराबर रहा होगा, है ना। तो यू साइन थीटा माइनस जी बाई टू टी एफ इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब माइनस जी बाई टू को उधर ले जाओ, यू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस का जी बाई टू टी एफ, और अब ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी नीचे चला जाएगा, तो टी एफ क्या हो गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। समझ गए कि नहीं? यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। अब जैसे आप 11th में आ गए हो तो वो वाली चीज़ें छोड़ देना, मतलब चीज़ों को इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम वो काम नहीं करेंगे कि इस स्टेप पर ही हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आए और ये कहेंगे इधर टी एफ स्क्वायर है और इधर एक टी एफ है तो एक टी एफ से एक टी एफ कट गया, नहीं, वो लिखना अब आप बंद करना। आपको ये करना है, मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी माइनस जी बाई टू टी एफ स्क्वायर था, आप में से कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि मैं इसको इधर ले आता, तो इधर लाकर जी बाई टू टी एफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर एक टी एफ है तो एक टी एफ से एक टी एफ कट गया, तब भी तो यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ अब मत करना, आपको ये करना होगा कि हमारे पास एक तो ब्रैकेट ये है और एक टर्म टी एफ है, और ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आने का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक टर्म जीरो है या दोनों जीरो है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये तो जीरो नहीं हो सकता। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि वो जितनी देर में उड़कर दूसरी जगह आकर गिर गया है ना, तो वो 0 सेकंड तो नहीं हो सकता, तो टी एफ कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये वाला ब्रैकेट भी जीरो के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं टी एफ निकालूंगा, दैट विल बी टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, लक्षिता, न्यासा, शुभ, सौम्या, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। तो यहाँ से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद हमें देखना है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या है, एच एम, ठीक। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एच एम। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट वाला भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा।
अब मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट भी अगेन क्या है, वर्टिकल एक कंपोनेंट है ना, तो इसमें भी आप वर्टिकल मोशन ही यूज़ करिए। और मैक्सिमम हाइट मुझे पता है कि अगर मैं कोई पत्थर भी फेंकता हूँ तो मुझे मालूम है कि जब वो चीज़ अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुँचती है ना तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक, तो इस पॉइंट की बात हम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, maximum height of a projectile, it is the maximum vertical distance attained by the projectile above the horizontal plane of projection. horizontal plane of projection ये पूरा का पूरा प्लेन, तो इससे कितनी ऊंचाई तक वो जा सकता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पर इन्होंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करी है। v square is equal to u square plus 2as v square is equal to u square plus 2as। तो मैक्सिमम मतलब इस पर टॉप पॉइंट पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है, तो ज़ीरो का स्क्वायर और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट विल बी u sin थीटा। इसको मैं u sin थीटा लूँगा क्योंकि मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो u की जगह मैं लूँगा u sin थीटा का स्क्वायर। और जब हम यहाँ से यहाँ तक आने की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है भाई, हमने बॉल को ऐसे फेंका तो जिस टाइम हम फेंकते हैं प्रोजेक्शन करवाते हैं उसी टाइम का जो एक्सेलरेशन है वो वाला लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस चाहिए क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस चाहिए। तो ए की जगह लेंगे माइनस जी, हाँ जी, और एस क्या है, यही वर्टिकल हाइट जो मैं निकालना चाहता हूँ एच एम, तो माइनस 2g एच एम हो जाएगा ये। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एच एम। इसको इधर ले आइए तो प्लस का 2g एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो एच एम है इसको यहीं छोड़िए और 2g को इधर ले आइए, तो एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे इसको, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकाली जाएगी, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो आप देखिए जब मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैंने वर्टिकल मोशन कंसिडर करा था, हॉरिजॉन्टल भी कर सकता था अगर मुझे ये आर पता होता, कोई बात नहीं। हमने क्या करा, वर्टिकल मोशन कंसिडर करके यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट रहने वाली है, सेम है, तो भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली स्पीड पता है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला टाइम पता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे को मालूम है, तो मुझे टाइम पता है और मेरे को स्पीड पता है, डिस्टेंस निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं निकालनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल का आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो आप सीधे कहेंगे कि भाई वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर, ये डिस्टेंस ही जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड होता है उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है भाई हॉरिजॉन्टल वाली, u cos थीटा। ठीक है, u cos थीटा। ठीक है, और ये जो टाइम है, ये टाइम कौन सा वाला ले रहा हूँ मैं, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पर हो गया 2 और u इंटू यू कितना हो गया, या एक काम करिए u इंटू यू को बोलो u स्क्वायर और इसको बोलो 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मैथ्स का टेस्ट दिया। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो ये बाय वाले याद रखें कि 2 sin थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 2-3 की जरूरत पड़ेगी बस। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया।
चलिए जी, तो ये तो इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस थी, बस यही डेरिवेशंस थी प्रोजेक्टाइल मोशन की। और आप ये शायद आपको लगा होगा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ सकती है। वेक्टर्स वाले पोर्शन में दोबारा रिपीट करूंगा भाई, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस मत छोड़ना, आएंगे पेपर में, ठीक है। मेरे टेस्ट में भी जो मैं लूँगा उसमें भी आएंगे और जो स्कूल में होगा उसमें भी आएंगे। अब आगे चलिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन, डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। डिटरमिन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन बॉय बोलने लगे हैं उसको, कौन है वो, भाला, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। और अब डायमंड बॉय नाम पड़ गया उसका, गोल्डन है ना, नहीं नहीं, अब डायमंड बॉय नाम पड़ गया, उसने अपना ही कोई और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है अभी शायद कुछ गेम्स हुए, है ना। तो अब वो सब ने, हाँ शायद कॉमनवेल्थ में, तो उसमें बार बार ये दिखाते हैं कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर फेंकना है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो ज़्यादा से ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उसको आपको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा। इस चीज़ को प्रूव करना है यहाँ पर। कैसे, आपको क्या करना है, जब भी वो देखा जाता है कि भाई उसने इतनी दूर तक भाला फेंक दिया, इतनी दूर तक उसने जेवलिन थ्रो कर दिया, तो वो कैसे कर दिया, वो इस वजह से कर दिया कि भाई उसने पर्टिकुलरली एक एंगल सेलेक्ट करा और उसने प्रैक्टिस कर रखी है कि उसका हाथ जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर ही घूमेगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, अभी अभी देखा आपने, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो वो उस कंडीशन को पूछ रहे हैं कि भाई वो कंडीशन बताइए कि आपको बहुत दूर तक या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज लेने के लिए, ठीक, क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कब होगी, पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख लो। इसमें इसको सॉल्व भी कर रखा है, देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, r इज इक्वल टू क्या है ये, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो भाई ये मैक्सिमम कब होगी, ये जो u है ये उसको पता है चोपड़ा को कि वो कितनी वेलोसिटी पर फेंक रहा है भाले को, ठीक है, तो वो पूरी ताकत लगा देता होगा अपनी, तभी तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो मैक्सिमम उसको चाहिए। तो वो जिस उसने वेलोसिटी से फेंका वो तो उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई है, वो तो चेंज होगी नहीं ना, वो भाला फेंक दिया, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाली। और ये जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि अर्थ से ही फेंकता है, मार्स से तो फेंकता नहीं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगी अर्थ वाली। तो भाई सब कुछ sin 2 थीटा पर डिपेंड करता है। अब ये sin 2 थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो हमारी रेंज मैक्सिमम होगी, क्योंकि g इज नॉट गोइंग टू चेंज, u² इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये दोनों फिक्स है। तो हम ये कहेंगे sin 2 थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू, ये तो टेंथ का कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है ना। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम होगा व्हेन sin 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1। और अब आप ये देखिए, साइन के टेबल में 1 कहाँ आता है, 90 डिग्री पर, तो sin 2 थीटा 1 की जगह यहाँ लिख दीजिए sin 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या समझे कि भाई 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और जब 2 थीटा 90 डिग्री हो गया तो थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि किसी को भी अगर कोई भी चीज़ मैक्सिमम दूरी तक फेंकनी है तो उसको जो इनिशियली जो एंगल लेना है दैट विल बी 45 डिग्री, वो 45 डिग्री लेना पड़ेगा। Thus the horizontal range of a projectile is maximum when it is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. Projected मतलब जब उसको फेंका जाए, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद देखेंगे पेज नंबर 47 पर आ जाइए। सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाई, तो भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी फिर, sin 2, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, sin 2 थीटा आपका 1 होना चाहिए। तो sin 2 थीटा 1 हो गया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा की जगह 1 डालो, r इज इक्वल टू u² अपॉन g, ठीक है, वही लिखा हुआ है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाई r इज इक्वल टू u² इंटू sin 90 अपॉन g, u² अपॉन g होगी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो r m बोल दिया, क्लियर है, ठीक है।
तो उसने प्रैक्टिस कर रखी है कि यू स्क्वायर अपॉन जी, मतलब उसने प्रैक्टिस कर रखी है कि भाई यू जो है वेलोसिटी सॉरी एंगल जो है वो एंगल मेरा 45 डिग्री जाना है, ठीक है। अब उसको बस ताकत लगानी है कि कितनी ताकत वो लगा सकता है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट कर सकता है। वहाँ पर रडार लगे रहते हैं, जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं रडार लगे रहते हैं, वो सेंस कर लेते हैं कि इतनी वेलोसिटी से फेंका है, तो भाला गिरने से पहले ही इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके बता दोगे एग्जैक्टली कि भाला गिरेगा कहाँ पर। समझ गए? ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला होगा। चलिए जी अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन, शो दैट देयर आर टू एंगल्स। अच्छा ये ऐसा लरोड़ा के क्वेश्चंस हैं और ये ना बड़े फेवरेट हैं टीचर्स के। टीचर जो बुक है, अगर आपको आप में से किसी के भी पास वो बुक है तो उसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दे रखे हैं। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे ना, फॉर एग्जांपल हमने अभी इससे पहले जो टॉपिक करा था कि प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, तो वो वाला जो टॉपिक है उसमें भी उन्होंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 के इस तरीके से क्वेश्चंस। तो टीचर्स भी क्या करते हैं कि पेपर बनाते टाइम उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन उठाकर और वो पेपर में डाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको करवा रहा हूँ नोट्स में से वो सारा एसएल में से बना रखा है, तो आप इसको कहीं छोड़ना मत, कोई भी चीज़ की छोड़ना मत। जो टॉपिक्स कटवाए थे बस वो छोड़ देने, बीच में कुछ 4-5 पेज मैंने कटवाए थे वो मत करना। चलिए जी अब ऐसे ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों का ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पोर्शन कट गया था 10th क्लास में, लेकिन उसकी अब ज़रूरत पड़ेगी। हमने एक चीज़ याद रखनी है कि साइन और कॉस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है कि इनका सम 90 डिग्री होता है। वैसे भी करके देख लो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अगर आपने करा वहीं आप कॉस 30 डिग्री कर लो। साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री 1 आएगा। साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है। तो अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा, 60 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो एक को 30 लेना है तो एक को 60 लेना है, तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 1 हो गया। तो हमें यहाँ से क्या देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगा साइन। बस ये दो चीज़ याद रखिए क्योंकि ये आपने 10th में नहीं करा था इसलिए बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब इसके बाद क्वेश्चन है, शो दैट देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। सेम हॉरिजॉन्टल रेंज पाने के लिए एक ही एंगल नहीं होता, दो एंगल होते हैं। ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। एक ही एंगल नहीं होता, दो होता है। हम ये कहेंगे अच्छा ठीक है, कैसे होते हैं प्रूव करके दिखाइए, वही प्रूव करना है। बेटा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बता दें। अरे ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं कि नहीं बताओ भाई। यस सर, यस सर। अच्छा ये भी है। तो देखिएगा हम ये जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी u इज गिवन बाय r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी अभी अभी हमने करा r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने अभी अभी करा। अच्छा अब आप क्या करिए कि थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग थीटा बाई 90 माइनस थीटा। तो थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या होगा। r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा और अपॉन में g।
तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री और 2 इंटू थीटा कितना हो गया 2 थीटा और अपॉन जी, ठीक है। साइन 180 माइनस एनीथिंग, वो साइन एनीथिंग के ही बराबर होता है। साइन 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होता है, ठीक। मैथ्स वालों को बता देता हूँ, बायो वाले इस चीज़ को याद रखिए कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही इक्वल होता है। मैथ्स वाले एक बार प्रूव करके देख लें इसको कि हमने क्या देखा था, ये साइन है और 180 का मतलब क्या हो गया 90 इंटू 2 और प्लस माइनस थीटा। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड करा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक यानी कि tan, सिर्फ tan पॉजिटिव तो साइन तो नेगेटिव है, फिर साइन तो नेगेटिव हो गया। साइन नेगेटिव, अच्छा ये इवन है, इवन का मतलब साइन का साइन ही रहेगा और एंगल एज इट इज। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका साइन थीटा। तो अगर साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है तो वो साइन थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मतलब क्या हो गया, तो ये तो आर के इक्वल हो गया। तो अगर एंगल मैंने थीटा ले लिया तो भी मेरा रेंज आर ही आ रहा है और एंगल 90 माइनस थीटा ले लिया तो भी आर ही आ रहा है। तो फिर वो 45 डिग्री वाला क्या कुछ झूठ था क्या, वो भी झूठ नहीं था। 90 माइनस 45 करके देखो तो भी तो 45 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज मेरे को 45 पर ही मिलेगी। और अगर मान लीजिए मैं 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूँ तो भी उतनी दूर जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैंने फेंका। और अगर उसको 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करता हूँ तब भी वो उतनी दूर जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए रेंज जो है वो सेम रहेगा, ठीक। चलिए जी, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल रात को 9 बजे लूँगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ जी बोलिए। ठीक है, मैं आपको सुबह एक बार कॉल कर दूँगा, ठीक है। चलिए, ओके ओके। ठीक है, फिर पढ़ाई ठीक चल रही है। मैसेज कर देना। हाँ, ये चैप्टर बस खत्म होने वाला, 6 पेज बचे हैं, फिर लूँगा टेस्ट। कौन सा चैप्टर? ये इमोशन का पेन का टेस्ट लूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, ठीक, अभी देखिए। वर्टिकल मोशन में हमने ये करा कि हमने नीचे से फेंका और बॉल ऊपर उड़ती हुई और फाइनली नीचे ही पहुंची, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि नीचे से उड़ी। अगर हम वैसे देखें तो यहीं से उठी तो यहीं यहीं आ गया, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जीरो वो है। ये यू साइन थीटा लिया, वो समझ गया वर्टिकल। ओके। ये वैसे पढ़ाने के लिए अच्छी जगह नहीं है सोसाइटी। अभी भी देखो कुछ म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब डिस्टर्बेंस के बहुत सारे वो हैं।